वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की अपनी डेट है 25 जुलाई और 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है उनको हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप में से किसी को भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ये नंबर ले सकते हैं एंड आपका जो भी यहाँ पर किसी भी टाइप की आपको कोई भी चीजें पूछनी है या आपको पीडीएफ चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो आप यहाँ से पूरी सारी चीजों को ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस आपके लिए एक मतलब आपकी मर्जी है, अगर आप लेना चाहें तो आप बिल्कुल इससे ये चीज ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के आर्टिकल्स को। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल ये कहता है कि अभी जो 23 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ेंगे, हंगर भुखमरी के बारे में, राज्यसभा का रूल नंबर 267, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो भविष्य दृष्टि का प्रलेख चल रहा है और चीता के स्थानांतरण के ऊपर जो काफी डिस्कशंस, काफी बातें, काफी सारी अलग अलग बातें जो है वो चल रही हैं। तो उसी को अपन लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए बात कही है। ठीक है, तो उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो बहादुरी, साहस, संघर्ष, समर्पण की कहानी को बताया है, तो उन्हीं के लिए हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, जिनको बहुत प्यार से लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है, इनके बारे में सारे फैक्ट्स देखते हैं। गांधी जी ने इनको आधुनिक भारत का निर्माता, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी बोला है, जिनकी विचारधारा से हम सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। इनकी विचारधारा में सबसे बड़ा जो है वो राष्ट्रवाद झलकता था, राष्ट्रीयता झलकती झलकती थी। ये कांग्रेस में बहुत जो है वो अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, वो कांग्रेस में शामिल थे ये, और कांग्रेस की इन्होंने पूरी एक कड़ी के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, इन्होंने ही स्वराज के ऊपर बहुत बार बोला था। देखो वैसे तो स्वराज जो शब्द का इस्तेमाल है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, लेकिन जो है इसको फेमस करने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले, और मराठी में उन्होंने कथन भी दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। समझे? अब हम इसमें आगे तिलक जी की आइडियोलॉजी को देखते हैं। अब उनकी आइडियोलॉजी में जैसे आपने देखा कि इसमें उन्होंने स्वराज को एस्टैब्लिश करा, ये काफी बड़ा पॉइंट था। उसके अलावा जो है ये एक एजुकेशनिस्ट भी थे, क्योंकि इन्होंने जो है विष्णु शास्त्री चिपलूंकर से इंस्पायर होकर के न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना भी की थी। साथ में गोपाल गणेश अगरकर, महादेव वल्लभ नाम जोशी, ताकि यूथ की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ये सी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा जा चुका है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने एस्टैब्लिश करी थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है तो वो बिल्कुल डेक्कन के एरिया में ही एस्टैब्लिश की गई थी, और उसी में ही एक कॉलेज था जिसका नाम था फेरगूसन कॉलेज, जहाँ पे तिलक ने मैथ्स भी पढ़ाई थी। वहीं अगर हम बात करें फ्रीडम मूवमेंट की, तो आप जानते हैं कि जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन की घोषणा करी थी, तब उस टाइम पीरियड में फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए कर्जन ने ये वाला पूरा जो किया था, तो उसमें अगेंस्ट जाके लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने मिल करके जो है इस पूरी मूवमेंट का विरोध किया था। उसके साथ जब ये सब कुछ हुआ था तो इन्होंने फिर आगे कांग्रेस को छोड़ भी दिया था, एक्सट्रीमिस्ट थे। तो उसके बाद यहाँ पर 1908 से 1914 तक ये मंडाले प्रिजन जेल, बर्मा म्यांमार में लोकेटेड है, वहां पे रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का जो बॉम्ब फेंकने का जो एक्शन था, उसको बिल्कुल जो है वो अगेंस्ट जा करके उनकी इस काम की प्रेज किया था, मतलब उस काम को तारीफ में लेके गए थे, जिसकी वजह से ये बात हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से लखनऊ पैक्ट 1916 में इन्होंने जो है कांग्रेस को वापस और मुस्लिम लीग को मिला दिया था। तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना इकट्ठा हो गए थे, ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट करी थी एनी बेसेंट के साथ, जीएस खरपड़े के साथ मिलकर के ये भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है भाई, और उसके बाद इन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करी थी।
व्लादिमीर लेनिन के साथ में होम रूल लीग महाराष्ट्र में स्टार्ट की, क्योंकि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वो तो साउथ में चल रही थी, मद्रास में। साथ ही साथ 1918 में इनको जो है इंग्लैंड बुलाया गया, क्योंकि इनके ऊपर एक केस हो गया था। ये केस के लिए वहां पे जाते हैं, और फिर जो है वहां पे इनको जो है, ये एक्चुअली में एक पर्सन थे, सर वैलेंटाइन किरोल। उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडियन अनरेस्ट। और उस बुक में उन्होंने ये बोला था कि भारत में जितना भी अनरेस्ट, जितनी भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उन सबके फादर हैं बाल गंगाधर तिलक। तो इस बात पे जब इन्होंने केस करा और उस केस को लड़ने के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं, वहां पे वो केस ये हार जाते हैं, और फिर वो इंडिया आते हैं, उनके कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर भगवत गीता और रामायण के प्रिंसिपल्स की पूरी जस्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड करी। इन्होंने गणपति फेस्टिवल को शुरुआत करवाया, और साथ ही साथ शिव जयंती जो है ये सब कुछ महाराष्ट्र के रीजन में स्टार्ट करवाया। इन्होंने बुक्स भी लिखी, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, जिसमें इन्होंने ये बताया कि भाई जो वेद वेद लिखे गए हैं उनका क्या हमारे लिए योगदान है। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य मंडाले जेल में बैठ के लिखा। दो इनके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, केसरी, केसरी जो है वो मराठी में था, और मेहरत्ता या मराठी ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। और इनकी जो है डायबिटीज की वजह से जो है वो डेथ हो जाती, जब ये 6 साल जेल में थे ना, तब इनकी डायबिटीज की वजह से डेथ हो जाती है। इसलिए 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो जाती है। और 1 अगस्त को हम सभी लोगों ने जो है तिलक, बाल गंगाधर तिलक अवार्ड की जो है वो घोषणा की हुई है। और इस बार का जो ये अवार्ड है, बाल गंगाधर तिलक अवार्ड, ये इस बार दिया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी डेथ के बाद कांग्रेस ने एक अलग से फंड भी शुरुआत किया था, जिसका नाम रखा था तिलक स्वराज फंड, ताकि कांग्रेस जो है वो अपना फंडिंग यहाँ पर इकट्ठा कर सके। इनकी कोशिश तो थी कि हमें 1 करोड़ रुपए इस फंड में यहाँ पर इकट्ठा करने हैं, ताकि हम जितनी भी मीटिंग्स करते हैं और सारी चीजें वो ऑर्गेनाइज कर सके। लेकिन हो नहीं पाया था 1 करोड़ का फंड, और करीब 35 से 40 के बीच में फंड इकट्ठा हो पाया था, 35-40 लाख, पूरा हो ही नहीं पाया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले फैक्ट्स को भी याद में रखना। सेकंड पर्सन आते हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906 उनकी यहाँ पर जो है वो जयंती होती है, इसी के लिए ये जो है इनके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, जिनके बारे में आप जानते ही हैं। इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत ही निष्क्रिय प्रतिरोध किया था। बहुत कम उम्र में इन्होंने आगे आने वाली सारी जनरेशन, इवन आज तक की भी जनरेशन को इन्होंने बहुत प्रेरित करना जारी रखा हुआ है। राष्ट्र के प्रति जो इनका प्रतिरोध और समर्पण है वो इतना जबरदस्त है। इन्होंने पढ़ाई जो है अपनी बनारस में करी थी। गांधी जी जब अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे तो ये काफी छोटे थे, और इनके असहयोग आंदोलन में 15 वर्ष की उम्र में शामिल हो गए। तो जब ये पूरा आंदोलन कर रहे थे तो पूरे ब्रिटिश सरकार ने इनको अरेस्ट कर लिया, और यहीं से इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, ठीक है। और इन्हें तभी चंद्रशेखर आजाद के नाम से इनको जो है, चंद्रशेखर तो इनका नाम था, इन्होंने अपने आप को कह दिया कि मैं आजाद हूँ, और वहीं से इनका नाम आजाद के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन जैसे ही जब यहाँ पर चौरी चौरा की घटना हुई 1922 में, 4 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा की घटना हुई, वहां पे महात्मा गांधी ने जो ये असहयोग आंदोलन अचानक से वापस ले लिया, उसकी वजह से सबको बहुत निराशा हुई थी, बहुत दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से इन सब लोगों ने अपना एक अलग से रुख भी अपना लिया था। यहाँ पर जो है इन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए अलग से एक रुख अपनाते हुए, थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाते हुए बोला कि भाई हम जो है यहाँ पर एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना रहे हैं, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बनाई गई, जो कि आगे चल के भगत सिंह द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जैसा नाम बन गया। जिसमें इनका काम क्या था कि जितना भी सशस्त्र विद्रोह होगा उसके माध्यम से शासन को उखाड़ के फेंकना है, ठीक है भाई, धन इकट्ठा करना और उन्हीं के अगेंस्ट इसको यूज करना है। तो ये इनका मेन काम था। और इन्होंने जो है अपनी जितनी भी यहाँ पर वित्तीय जरूरतें थी इसके एसोसिएशन की, उसको पूरा करने के लिए क्या किया, जो है एक उदाहरण के लिए यहाँ पर उन्होंने 1925 को काकोरी का जो पूरा है काम वो किया था। अब इसका नाम काकोरी कॉन्स्पिरेसी से चेंज कर दिया गया, नया नाम क्या हो चुका है, नया नाम हो चुका है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो यहाँ पर इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ये सब लोग मिलकर के पूरी एक ट्रेन को यहाँ पर
लूटते हैं, प्लान करते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से एक पूरा ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया जाता है। तो ये भी आपके दिमाग में एकदम पूरा फिट होना चाहिए कि क्या क्या चीजें की गई हैं। और फिर जो है ये पूरा जो इस वजह से, पूरे इस लूटपाट की वजह से ये पूरा जो एक बिखर जाता है पूरा इलाका, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है वो काफी हद तक जो है बिखर सी जाती है। और जब बिखर जाएगी, उसकी वजह से क्या दिक्कत आती है बिखरने के बाद, कि जो लाला लाजपत राय के जिन्होंने मारा था, मारना असल में एक्चुअली में किसी और व्यक्ति को था, स्कॉट्स को मारना था। डेथ किसकी हो जाती है? सॉन्डर्स की। तो वहां से सॉन्डर्स मर्डर केस भी निकल के आता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन जाती है। किसके आने की वजह से? शहीद भगत सिंह के। तो इस तरीके से स्टोरी बनती है पूरी आगे। और फिर जो है भगत सिंह आगे इसको पूरा चलाते हैं, और ओरछा के फॉरेस्ट में ये छुपे रहते हैं। और वहां से फिर ये जो है पुलिस को पता चलता है 27 फरवरी 1931 को कि ये एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में देखे गए हैं। और फिर वहां पर जो है इनकी झड़प हो जाती है पुलिस से। और पता था कि भाई अब दिक्कत है, अब भाग नहीं सकते, अब कुछ सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या कर देते हैं, ये अपने आप को जो है शॉर्ट करके ही खुद यहाँ से चले जाते हैं। और इनके इस बलिदान के कारण ये इनके जो दोस्त थे वो वहां से भाग के कामयाब हो जाते हैं। और आज के समय इस एल्फ्रेड पार्क का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है भाई। तो ये थी स्टोरी इनकी। सबको पता है इनकी स्टोरी के बारे में? नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा, पता होनी चाहिए सभी लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है स्टोरी ये वाली। ठीक है भाई। अगला आता है भाई हंगर। जीरो हंगर को लेने के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं? अभी तक जो दो आर्टिकल्स आपने पढ़े, ये दोनों आर्टिकल्स अपने आप में प्रीलिम्स के लिए जरूरी थे। अब जो ये वाला है ये मेंस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023, जो है अभी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने रिलीज करके ये बोला है कि भाई इतने मिलियन पीपल हैं जो कि हंगर से सफर कर रहे हैं। हंगर एक वो सिचुएशन होती है जब आपको फूड नहीं मिल पाता, लगातार आपको भोजन नहीं मिल पा रहा, आपको अभी मिल गया शाम को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आप कम भोजन खाओगे, खराब आहार लोगे, और अक्सर बिना भोजन के रहना पड़ता है। ठीक है, अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिस्ट हैं भारत के, उनके अनुसार सबसे बड़ा कारण जो एक भोजन का ना मिलने का है वो है कि आप उसको भुगतान नहीं कर पा रहे, उसको पे नहीं कर पा रहे। और इसके रीजंस क्या क्या है? कि भाई गरीब और अशिक्षित महिलाएं हैं, वो अपने जो है पोषण पर ध्यान ज्यादा नहीं दे पा रही है। गरीब भी है तो ध्यान देना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। खराब स्वच्छता है, अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन नहीं मिल पाता है, उसकी कमी जो है इसका बड़ा कारण बन जाती है। तो ये सब बहुत सारे कारण है। अगर कभी भी हंगर के ऊपर कोई टॉपिक आता है तो अब ये सारी चीजें लिख सकते हैं। कम उम्र में बच्चे को जन्म देती है तो खुद ही जो महिला होती है उसकी स्थिति भी सही नहीं होती है। जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, मोनो डाइट लेते हैं, दाल चावल खा करके गुजारा कर देते हैं, तो सिर्फ भुखमरी होती है। तो ऐसा नहीं कि दाल चावल अच्छे नहीं होते, दाल चावल अच्छे होते हैं, पर उसके अलावा और भी चीजें खानी होती है। ठीक है। उसके अलावा मिड डे मील स्कीम लगा बना तो दी गई है, नाम भी चेंज हो गया पोषण अभियान, पर उतना अच्छा तो नहीं कर रहे ना। मिनिस्ट्रीज के बीच में कॉपरेशन अच्छा नहीं है। राज्यों ने राष्ट्रीय पोषण मिशन में आवंटित धन का केवल 16% ही अभी तक उपयोग किया है, सारे लोग तो पूरा उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने इसके पीछे काम बहुत सारे किए, मैं ये नहीं बोल रही। जैसे कि एग्जाम्पल देखो भाई, मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान, ये सब शुरू किया था कि हम एटलीस्ट एक सिक्योरिटी दे सके। इवन स्कूल के अंदर भी शुरू किया, आपको पता है 6 से 14 वर्षों के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन भी मिलती है और खाना भी मिलता है। ठीक है। बस ये है कि उस खाने को सही तरीके से कहाँ दिया जाता है यार। आप लोग भी जानते हो उस खाने में कितनी कमियां होती हैं। मतलब एक स्थायी तरीके से चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, ये सब तो देना अच्छे से नहीं है। जीरो हंगर की करने की कोशिश की गई पर वो उतना अच्छे से लागू नहीं हो पाया। तो सरकार जो चाहती है कि जो पूरी तरीके से खाना दिया जाए, वो खाना सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही ईट राइट इंडिया मूवमेंट की गई थी, जिसके अंदर ये बताया जाता था कि भाई आपको क्या खाना चाहिए, उचित आहार क्या होता है, उसकी एक आपको एक तरीके बताए जाएंगे, वो भी अच्छे से नहीं किया पाया। वंदना योजना जो है हमारी फीमेल्स के लिए किया गया था, ताकि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो उस समय पोषण की जरूरत होती है वो उनको प्रोवाइड किया जाए।
मातृ वंदना योजना, तो ये भी उतना अच्छे से मतलब लागू हुआ है, पर उतने अच्छे से ये भी लागू नहीं हुआ, इसकी रीच बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। साथ ही साथ फूड की अब फोर्टिफिकेशन शुरू हुई है कि भाई जो आपका एक खाना है उसके अंदर एक नए किसी फोर्टिफाई करके उसमें नया ऐड किया जाएगा, जैसे चावल, दूध, नमक इसमें ऐड किए जाएंगे, आयोडीन, आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, जिसकी कमी बॉडी में रहती है। तो ये भी एक नया स्टेप लिया गया है। इसमें फोर्टिफाइड राइस तो आ चुके हैं, राइस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं मटेरियल्स को, ताकि मिनरल्स को, ताकि हम लोगों को जो कमी होती है वो पूरी हो जाए। ऐसे ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का लाया गया है, इंद्रधनुष, जिसके अंदर सारे जो है वैक्सीनेशन किए जाएंगे। तो सरकार जो है, अगर कभी भी आपका एग्जाम में आता है कि हंगर के लिए क्या किया है, जीएस पेपर 3 में आता है, ये मेंस में, ठीक है, में पेपर 3 में ज्यादातर पूछा जाता है। तो इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि इसमें आप ये पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो भी हमारा फूड और हंगर है, वो क्या क्या स्टेप्स इसमें आते हैं, फूड और हंगर की सारी बातों को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे ही हुए हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो वही है, सरकार यहाँ पर डिजिटलाइजेशन के साथ मिलकर के न्यूट्रिशन को भी थोड़ा ध्यान दे, पोषण अभियान को और ज्यादा बेटर करे, सारे डिपार्टमेंट जो यहाँ पर एक दूसरे पे इल्जाम लगाते कि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, ऐसी सब चीजों को रोक दिया जाए। अलग से 500 करोड़ रुपए इनके लिए अलग से मिलने चाहिए। न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर को आपस में लिंक करके सबको न्यूट्रिशन का एक चैप्टर भी पढ़ाया जाए, न्यूट्रिशन के बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ शीघ्र वितरण जो होता है, पोषण से जुड़ी योजनाएं जो होती हैं, उनका उपयोग करना सुनिश्चित करें। ये सारी चीजों का बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें भी करनी है। 2022 में इंडिया की रैंक आप देख सकते हो, काफी सीरियस रैंक है। अगला आता है भाई, राज्यसभा के रूल 267 के अनुसार मणिपुर की जो डिस्कशन है वो राज्यसभा में नहीं की जा सकती, क्यों? देखो भाई, रूल नंबर 267 कहता है कि कोई भी सदस्य जो है सभापति की सहमत से ही, जो वहाँ के चेयरमैन है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उनकी सहमत से ये प्रस्ताव कर सकता है कि उस दिन परिषद के समक्ष सूचीबद्ध व्यवसाय से संबंधित किसी प्रस्ताव पर लागू होने वाले किसी भी नियम को लंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये सीधी सी बात है कि ये सब अगर हम यहाँ पर राज्यसभा में डिस्कस करना चाहते हैं, तो जो भी सूचीबद्ध कार्य ऑलरेडी लिस्टेड है कि ये सब कुछ करने हैं, तो उनको निलंबित करके दूसरे और मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस करके एक लिखित नोटिस जो है वो यहाँ पे दिया जा सकता है। तो ये यही कहता है कि भाई जो आप नॉर्मली चल रही वो सारी चीजें, जो आपका दिनचर्या चल रही है, उस दिनचर्या को हटा करके आप एक अर्जेंट टॉपिक को उठाना चाहते हैं, तो वो ये कर सकते हैं। और ये कहता है रूल कि यहाँ पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास में है, सभापति के पास है, चेयरमैन के पास है, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है। ठीक है, चेयरमैन तो कभी डिसॉल्व, जो राज्यसभा है वो कभी डिसॉल्व होती नहीं है, तो चेयरमैन तो हमेशा ही होते हैं उसके यहाँ पर। तो वो डिसाइड करेंगे कि भाई उस चीज को अंडरटेक करना है या नहीं करना है। तो ये रूल जो है वो इस तरीके से लागू होता है। इसके ऊपर जो है, अगर ये इशू कभी भी किसी मुद्दे को 267 के तहत स्वीकार किया गया है, तो वो उस दिन का सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी उसकी चर्चा होगी उस समय की, तो वो राष्ट्रीय महत्व की चर्चा कहलाती है, और उस मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य सभी कार्यों को पहले रोक दिया जाता है और उस मुद्दे को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि भाई ऑपोजिशन जो है उनका ये कहना है कि इस मुद्दे पर डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 260 सॉरी रूल 267 के अनुसार अलाउ कर सकते हैं ना, बहुत बार इसको रूल को यूज भी किया गया है, तो और चीजों के लिए अगर यूज किया गया है, तो हम इसको इस टॉपिक के लिए, मणिपुर के टॉपिक के लिए यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रही है। जब इसको यूज किया गया था डिमोनेटाइजेशन के लिए भी यूज करने को, तो डिमोनेटाइजेशन पे किया गया, तो मणिपुर वाले हिस्से में क्यों नहीं किया गया है? ठीक है, तो आप रूल 267 है राज्यसभा का, ये रीड कर सकते हैं। तो वहां पर जो है वो, अगर ये मोशन पास हो जाता है, तो वहां पर डिस्कशन जो है उस टॉपिक के ऊपर की जाएगी, बाकी सब चीजों को छोड़ के सिर्फ उसी टॉपिक पर डिस्कशन होगा। ठीक है भाई, तो वही है इसके अंदर भी।
अगला आर्टिकल, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मोदी जी हमारे और वहां के विक्रम सिंघे, इन्होंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का एक अलग से यहाँ पर एक साइन किया है श्रीलंका के प्रेसिडेंट और हमारे प्रधानमंत्री ने। दोनों ने यहाँ पर देखो, वही है जैसे हम लोगों ने इजिप्ट के साथ, यूएसए के साथ साइन किया, सेम श्रीलंका के साथ भी साइन किया हुआ, जिसमें हम इकोनॉमिकली और टेक्निकली कोऑपरेशन जो होता है, आर्थिक तकनीकी सहयोग, शीघ्र चर्चा की शुरुआत करना, वही सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यूपीआई के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले हैं। मैरीटाइम कोऑपरेशन जो होता है, समुद्र के थ्रू कनेक्टिविटी जो होता है, फेरी सर्विसेज जो चल रही हैं इंडिया के नागापट्टनम और कांतेशपुरी श्रीलंका में, वो वापस स्टार्ट करेंगे। कोलंबो, त्रियनकोल्लर, कांकरनेश्वर में इंडिया जो है वो सपोर्ट करेगा वहां पे पोर्ट डेवलपमेंट कराने में। एनर्जी और पावर की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, सागर इनिशिएटिव को बढ़ाएंगे। ठीक है, त्रियन कोले जो वहां का रीजन है उसको डेवलप करवाएगा इंडिया साथ में। वहां पे सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा देंगे यहाँ पर, तो ये सब चीजें करेंगे जो अपन इंडिया में कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, सोलर पावर प्लांट्स, इंडिया एज अ हब, वही सेम चीजें इंडिया और श्रीलंका मिलकर के करेंगे श्रीलंका के रीजन में। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका बहुत छोटी कंट्री है, उसको इंडिया की मदद चाहिए। ठीक है, बाकी यूपीआई की पेमेंट जो है वो इंडिया श्रीलंका में भी हो सकती है, उसके लिए तैयार करेंगे। चेन्नई और जाफना, जाफना जो है वो श्रीलंका का सबसे नॉर्थ में आता है, उसके बीच में जो फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी है वो आराम से करेंगे, जल्दी से जल्दी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को आना जाना श्रीलंका थोड़ा आसान पड़ जाए, श्रीलंका को टूरिज्म से वापस पैसा मिलना शुरू हो जाए। इंडिया और श्रीलंका दोनों को जो है बुद्धिस्ट और रामायण दोनों के लिए पॉपुलराइज किया जाएगा, दोनों जगह पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप समझ सकते हो, आपको पता है ये चीजें बहुत ओपन की जाती। लास्ट आर्टिकल है भाई, चीता को दूसरी लोकेशन पे भेजो, क्योंकि यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में जितने भी चीता हम बाहर से लेके आए थे, डेथ हो गई यार उनकी तो। 8 लाए थे, 7 की तो डेथ हो चुकी है। तो भाई अब जो कूनो नेशनल पार्क है, सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई जितना आप चीते ला रहे हो, दिक्कत होती जा रही है, इनको अब कहीं और शिफ्ट करो। इसका मतलब कूनो नेशनल पार्क से जो है वो कुछ बढ़िया नहीं है, वहां पे कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, वहां पे जो है चिकित्सीय परीक्षण करो। आप एक तो बाहर से ला रहे हो, कमी है, और जो ला रहे हैं उनकी भी डेथ हो रही है, तो यार तो जो तो गलत हो गया ना ये बात तो। ठीक है, तो इसलिए ये बात चल रही है कि चीता को अनदर लोकेशन पे ट्रांसफर करो। कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। चीता आप जानते हैं कि सबसे तेज भागने वाला जानवर है। ये इंडिया में काफी मिलते थे, अब तो नहीं है। और मतलब लोगों ने इसको जो है नुकसान करके, शिकार करके जो है खत्म कर दिया। ये काफी सहारन रीजन में मिलता है। और लास्ट के जो हमारे भारत के चीता थे, उनकी डेथ जो है वो यहाँ पर 1947 में ही हो गई थी छत्तीसगढ़ में। तो उसके बाद से ये प्लान चल रहे थे कि हम चीता को वापस लेके आएंगे। इसीलिए चीता रिइंट्रोडक्शन प्लान जो है 2009 में शुरू किया गया था, कि हम लोग यहाँ पर 50 चीते जो हैं अफ्रीकन कंट्री से लेकर के आएंगे, जिसमें से हम साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लेकर के आए थे कूनो नेशनल पार्क। और ये बोला गया था कि कूनो नेशनल पार्क जो है वो आराम से 21 चीते को रख सकता है। वहां पे कोई मानव की बस्तियां भी नहीं है, तो कोई मानव का भी नहीं रहेगा। और जो यहाँ के आसपास के गांव थे उनको वहां से हटा दिया गया है। तो ये सब बात हुई थी यहाँ पर। लेकिन आज के टाइम पे कूनो नेशनल पार्क भी सेफ नहीं लग रहा है, वहां पे कोई ना कोई समस्याएं आ ही रही हैं। तो उसके लिए भी बात ये की गई है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां से उनको हटाने की जरूरत करनी पड़ेगी, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जो कि सही बात बोली गई है। ठीक है, ये आप देख लो, चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ था। 8 अफ्रीकन चीता आए थे, 3 मेल थे, 5 फीमेल आई थी। कूनो नेशनल पार्क पहले उनको जो है नामीबिया के एयरपोर्ट से जयपुर लाया गया, जयपुर से होते हुए उनको मध्य प्रदेश लाया गया। ठीक है, तो 8 नामीबिया के चीते आए, वो इस तरीके से उनको लेकर के डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू लेकर के आया गया, बोइंग सेक्शन 747 के थ्रू उनको लाया गया था। खैर ये तो नहीं पढ़ना, आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि उनको लाया गया था। ऐसे ही अब क्वेश्चंस आते हैं भाई, वो है कि सेक्शन 498 आईपीसी का काफी न्यूज में चल रहा है, जिसमें ये बात की गई है, जो कि ये कहता है कि मैरिड कोई भी वुमेन है, मैरिड कोई वुमेन है, अगर उसका पति जो है उसके साथ किसी भी तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस करता है, या फिर उसके रिलेटिव्स, पति के जो रिलेटिव्स हैं वो कहीं भी आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं या क्रूरता रखते हैं, तो आप उनसे जो है उनके अगेंस्ट केस कर सकते हो। 1983 में आया था आईपीसी में, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है वुमेन में इंडिया में, उसको रोकने के लिए। तो ये वुमेन के लिए है पूरा, मैरिड वुमेन के लिए सिर्फ।
तो ये आईपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 498A, सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कभी भी पूछता है तो आपको याद रखना है कि ये इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट आर्टिकल था हमारा। सेकंड और उसमें लास्ट आता है वाटर स्पाउट्स, ठीक है। वाटर स्पाउट्स का मतलब क्या होता है भाई? ये एक तरीके का जो है स्तंभ या आक्रामक तरीके से घूर्णन करने वाली वायु का एक फलन सा होता है जो समुद्र की सतह पे बनाया जाता है, ठीक है, वाटर स्पाउट्स टाइप से। तो ये एक अलग से आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक याद रखिएगा, इससे भी सवाल बनते हैं। ये सारे आर्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको लर्न कीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स, इनको कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।